हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि चौक कुंडली के बारे में। हम जानेंगे कि चौक कुंडली क्या होती है, इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है और इसके उपयोग जानेंगे कि किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या होता है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इन सबको हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। और अभी तक आपने मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो चौक कुंडली के ऊपर है कि चौक कुंडली क्या होती है, इसको किस प्रकार से बनाते हैं, इसका सिद्धांत और इसके उपयोग। और ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए। तो ठीक है, तो हम समझेंगे पहले क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चौक कुंडली के बारे में मैं आपको वैसे बता दूं। देखिए, चौक कुंडली क्या होती है। आप जैसे आपके मान के चलिए आपके घर है, आपके घर में क्या होता है, आपके घर में विद्युत धारा आती रहती है, मतलब एसी करंट आता है। सीधी सीधी बात, आपके घर में धारा आती है और जो धारा को नियंत्रित करने के लिए आपने अपने बोर्ड में देखा होगा एक फ्यूज लगा रहता है। वो क्या करता है, जब भी कभी क्या लाइट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो फ्यूज सर्किट में जो लगे संयंत्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। वो तो आपने फ्यूज के बारे में पढ़ा। ये जो चौक कुंडली क्या करती है, इसका कार्य क्या है। देखिए, इसका कार्य यह है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए, मतलब ज्यादा ना हो जाए धारा का मान, ना कम हो गया, मतलब जो ये तो धारा एकदम बढ़ जाती है, ये तो एकदम कम हो जाती है, मतलब धारा के मान को बैलेंस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और एक क्यों अच्छी है, क्योंकि जो चौक कुंडली है वो ऊर्जा को तो कम लेती है, मतलब ऊर्जा का हंस बहुत कम करती है, ह्रास बहुत कम करती है, उसका नुकसान बहुत कम करती है, धारा बहुत ही कम लेती है और उसको नियंत्रित भी कर लेती है। इसलिए चौक कुंडली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि चौक कुंडली क्या है, इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार से लिखें, इसको मैं आपको बताऊंगा और उसी प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। दूसरी देखेंगे इसमें संरचना या नामांकित चित्र आप किस प्रकार से बनाएंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी है इसका सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। और चौथा है इसका उपयोग। तो चौथा इसका उपयोग। इसके बाद हम देखेंगे, पहले पढ़ेंगे हम इसकी चौक कुंडली की परिभाषा को आपको किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो इसी प्रकार तो क्या था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व अर्थात जिसमें से प्रत्यावर्ती धारा बहुत शीघ्रता से प्रवाहित हो जाती हो। अब आप जानते हैं कि आप एक मान के चलिए आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं और आपको पता है कि हाईवे पर एक भी ब्रेकर नहीं होते हैं, तो आप बहुत स्पीड से जाते हैं। और कहीं आप कोई किसी सड़क पर चलें और वहां पर ब्रेकर ज्यादा तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें है कि यदि प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो, अर्थात बिल्कुल ना के बराबर हो, तो धारा बहुत जल्दी से प्रवाहित होगी। इसीलिए इसमें क्या है, उच्च प्रेरकत्व हो गए, ठीक है। एवं प्रतिरोध कैसा, बिल्कुल शून्य हो गया, अर्थात बिल्कुल होवे नहीं, नगण्य ना के बराबर वाली ऐसी कुंडली को हम क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। फिर देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, मतलब एसी सर्किट में धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या, धारा जो होती है वो बढ़ती है कम होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व, मतलब अच्छे चालक, मतलब जिसमें से बहुत जल्दी से उच्च प्रेरकत्व हो उसका और बहुत जल्दी से स्पीड से बहती हो, एवं नगण्य प्रतिरोध, तो बहुत कम प्रतिरोध हो उसका, वाली कुंडली को हम चौक कुंडली कहते हैं। आपको ये जो परिभाषा एक दो बार पढ़नी है, उसके बाद आपको ये याद हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे इसकी संरचना। देखिए, पहले मैं आपको इसकी संरचना समझाऊंगा कि इसकी संरचना मतलब इसकी जो चित्र को हम किस प्रकार से बनाना है, या जो चौक कुंडली है किस प्रकार से बनी होती, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर इसका आप वर्णन करेंगे या इसको ही आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि चौक कुंडली में क्या होता है। इसमें एक नरम लोहा अर्थात सॉफ्ट आयरन, जो बहुत ही मुलायम आयरन होता है, या उसे कैसे लेते,
नरम लोहे का क्रोड क्या होता है, क्रोड। और क्रोड को हम कैसे लेते हैं, पटलित लेते हैं, मतलब ऐसे पटलित मतलब सीधा सीधा पटलित लेते हैं, ठीक है, लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक नरम लोहे का एक पटलित क्रोड होता है। क्या होता है, क्रोड होता है। आप दूसरी बात समझिए कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पहले तो मैंने क्या बताया, नरम लोहे का क्या होता है, क्रोड होता है। तो एक क्रोड ले लिया हमने, ठीक है, वो भी कैसा जी, पटलित है। देखिए जी बना है पटलित, ठीक है जी, पटलित बना है। अब समझिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें क्या है, तांबे, तांबा धातु होती है, ठीक है, कॉपर, तांबा कहते हैं उसको हम। उसके मोटे तार को लेकर इस पर लपेटते हैं। लपेट कर क्या है, देखिए अंठा देकर या लपेट कर क्या है, एक कुंडली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कुंडली बना लेते हैं, और कुंडली बना लेते हैं। तीसरी बात समझिए, जब एक कुंडली बन जाती है, जब इस पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये मान के चलिए एक नरम लोहे का क्रोड है और इस पर मैं तार लपेट दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक कुंडली बन जाएगी। और कुंडली बन जाएगी फिर क्या, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये आप जानते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरी बात क्या है, इसमें अब जब हमने इसको कुंडली बना ली, कुंडली बना लेते हैं, इसमें क्या होता है, जब हम इसमें तांबे का मोटा तार तथा जो क्रोड को पटलित लेने से, तांबे का मोटा तार तथा क्रोड को हम कैसे लेते हैं, पटलित लेने से क्या होता है, इसके स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। और स्वप्रेरकत्व क्या होता है, जिससे कि धारा बहुत जल्दी प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, धारा बहुत ही जल्दी प्रवाहित होने लगती है। अब समझिए चौथी बात क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो देखिए इसमें जो हमने क्या कर दिया, इसमें मोटे तार को लपेट दिया और ये कुंडली बन गई। अब कुंडली बन गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुंडली तो बना ली अपन ने, अब पता है आपको इसमें आपने मोटे तार लपेटा है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चौथी बात है कि इसमें पटलित क्रोड को कुंडली, जो कुंडली बनाई है उसके अंदर या बाहर आसानी से खिसकाया जा सकता है। अंदर बाहर आसानी से कैसे कर सकते हैं, हम खिसका सकते हैं, जब इसको अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। पांचवी बात समझिए कि इसको अंदर बाहर खिसका सकते हैं, जब जो पटलित क्रोड को हम कुंडली के अंदर ले जाते हैं तो इसके स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है, और जैसे हम इसको बाहर ले आते हैं तो क्या होता है, इसके स्वप्रेरकत्व का मान घट जाता है। और यही इसकी संरचना में लिखना है आपको, ठीक है। और इस प्रकार से यही इसकी संरचना है। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, क्या लिखना है कि जब, सबसे पहले देखिए जो मैंने आपको बताया है वो इस प्रकार से आपको लिखना है, वर्णन आप इसमें करेंगे और आपने जो मैंने आपको बताया वो इसमें आप लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें नर्म या मुलायम लोहे का एक क्या होता है, पटलित क्रोड होता है। जो देखिए क्रोड होता है पटलित, ठीक है। इस पटलित क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे तार को लपेटकर तांबे का मोटा तार लेते हैं। और मोटा तार हम क्यों लेते हैं पता है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि जो तार जितना मोटा होगा, अर्थात कोई तार मोटा है तो उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा होगा। और आप जानते हैं प्रतिरोध जो होता है आर, रेजिस्टेंस किसके, प्रतिरोध अनुप्रस्थ किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है, ये आप जानते हैं। इसीलिए हम इसको मोटा लेते हैं जिससे कि इसकी प्रतिरोध कैसा हो जाए, नगण्य हो जाए, अर्थात कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तांबे के तार को मोटा तथा नरम लोहे के क्रोड लेने से कैसे इसके स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। इसमें क्रोड को, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्रोड को, अब जो मैंने आपको बताया था, क्रोड को कुंडली के अंदर या बाहर आसानी से खिसकाया जा सकता है। जब क्रोड को कुंडली के अंदर सरकाया जाए या अंदर ढकेला जाए या अंदर हम इसको ले जाते हैं तो इसकी स्वप्रेरकत्व का मान क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और बाहर ले आते तो इसकी स्वप्रेरकत्व का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है या घट जाता है। यही इसकी संरचना है। और आपको सिर्फ संरचना में इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और आपको ये चित्र क्या है, बना लेना है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी संरचना को आपको किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए इसके सिद्धांत में हमें क्या लिखना है, चौक कुंडली का सिद्धांत। चौक कुंडली के सिद्धांत में हमें किस प्रकार से लिखना है, इसको थोड़ा समझेंगे। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता का मान अधिक हो। आपने इससे पहले क्या पढ़ा है आपने, जब प्रत्यावर्ती
धारा परिपथ में आप केवल ओमीय प्रतिरोध R, संधारित्र C और प्रेरकीय कुंडली L, आपने इसके सबके व्यंजक किए हुए हैं। ठीक है, तो उसी में से दो टॉपिक आपको यहाँ पर तीनों टॉपिक आपको यहाँ पर देखने होंगे। क्या? या तो जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या प्रेरकीय कुंडली L या शुद्ध धारिता का जो मान, देखो, या तो जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक जुड़ी हो, या तो प्रेरकीय कुंडली जुड़ी हो, प्रेरकीय कुंडली अर्थात L, या शुद्ध धारिता C, शुद्ध धारिता C, जो प्रेरकीय कुंडली L या शुद्ध धारिता C, इन दोनों में से कोई एक जुड़ा हो। जब एक जुड़ा हो, इन दोनों में से एक जुड़ा हो और उसका मान कैसा हो, अधिक हो, तथा ओमीय प्रतिरोध का मान कैसा हो, शून्य हो। ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य हो तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अर्थात वोल्टेज की जो प्रत्यावर्ती धारा एसी जो सर्किट में वोल्टेज V और धारा I के बीच, V और I के बीच क्या है, 90 अंश का क्या होगा, 90 अंश का क्या होगा, कोण बन जाएगा। 90 अंश कलांतर में होगी, मतलब ये दो एक दूसरे से कितने 90 अंश में, ये 90 अंश कलांतर होता है, या इन दोनों के बीच में कितने 90 अंश का कलांतर होता है। अब इनके दोनों के बीच में 90 अंश का कलांतर होता है। तो आप जानते हैं कि इस स्थिति में जो चौक कुंडली में औसत व्यय शक्ति, मतलब इस स्थिति में चौक कुंडली से कितनी धारा खर्च हुई, आप ये भी जानते हैं कि औसत व्यय शक्ति क्या होती है, VRMS इंटू IRMS, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, इंटू cos फाई। ये आपने इससे पहले भी इसको व्यंजक किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जब इन जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच में 90 अंश का कलांतर होता है तो cos 90 हो जाएगा, और जब cos 90 हो जाएगा तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो अर्थात औसत व्यय शक्ति कैसी होती है, शून्य होती है। इस सैद्धांतिक रूप से कुंडली में औसत व्यय शक्ति बताते हैं कि शून्य होती है, लेकिन परिपथ में जो ऊर्जा है, अब जब औसत व्यय शक्ति कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। अब ऐसा कोई हो सकता है कि आप जिसको धारा दें और वो धारा आपको बची रहे, कि मतलब वो खर्च नहीं होगी, धारा बिल्कुल होगी, धारा खर्च, तभी तो कोई यंत्र चलेगा। जब धारा खर्च होगी तभी तो यंत्र चलेगा। तो ये बता रहे हैं कि लेकिन परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता, मतलब ऊर्जा बिल्कुल खर्च नहीं होती, काम की काम हो जाता है, ऊर्जा खर्च नहीं होता। तो ऐसा व्यवहार में बिल्कुल संभव नहीं है, अर्थात परिपथ का ओमीय प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। आप जानते हैं कोई भी परिपथ हो, उसका जो प्रतिरोध है अर्थात रेजिस्टेंस, ठीक है, वो क्या शून्य नहीं हो सकता है, नगण्य नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। अब थोड़ा बहुत होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब जिससे ऊर्जा का कुछ भाग, जो ऊर्जा है, जो आपने कुछ ऊर्जा दी, उसका कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर ऊष्मा के द्वारा निकल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा समझेंगे, यहां से समझें क्या होता है। मान के चलिए आपने इसमें क्या है, धारा प्रवाहित की। जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आप जानते हैं, जब आप किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या है, ये बार बार चुंबकित होगा, बार बार विचुंबकित होगा, अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, नष्ट होगा। तो इससे क्या है, इसमें जो आपने ऊर्जा दी है उसका कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या है, नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात आपने 6 चैप्टर में पढ़ी है भंवर धाराएं, क्या पढ़ा है आपने, भंवर धाराएं, और भंवर धाराएं भी उत्पन्न होती, जिससे इसमें क्या कुछ भाग ऊर्जा का कुछ भाग क्या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल व्यवहार में संभव नहीं है कि इसमें से कुछ भी, मतलब जो ऊर्जा का कुछ भाग है वो नष्ट ना हो, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ ना कुछ तो इसमें जो ऊर्जा का भाग है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित हो जाता है तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परिवर्तित होकर क्या है, ऊर्जा का जो कुछ भाग है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है, और यही चौक कुंडली का सिद्धांत है। ठीक है, यही चौक कुंडली का क्या है, सिद्धांत है। तो आपको इस सिद्धांत को याद करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके उपयोग। तो देखिए इसकी उपयोग, चौक कुंडली का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। अब जब धारा नियंत्रित होगी, मतलब ना तो धारा ज्यादा होगी ना कम, थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसका उपयोग प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध को क्या करने के लिए, शून्य करने के लिए किया जाता है। इसके जो 2 उपयोग भी महत्वपूर्ण है।
तो इसके बाद आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसका, फिर इसका, इसके बाद इनका। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।